तो साथियों, मैं आज हमारे छोटे भाई केतन के परिवारजनों से, अभिभावकों से मिलने आया हूं। और जिससे आप सभी लोगों को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था और अवगत कराया था कि मैं तेवल गांव टिहरी गढ़वाल प्रताप नगर में पहुंचूंगा। मैं कल आ जाता, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया और पुलिस प्रशासन ने हमको रोका, जिस वजह से हम नहीं आ पाए। और अभी मैं यहाँ पर 12 बजे के आसपास पहुँच गया था। तो आज मैं जो हमारे छोटे भाई केतन, जिसकी मौत, जिसकी हत्या कर दी गई थी कुछ दरिंदों और असामाजिक तत्वों द्वारा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बेतुर की बातें कर रहे हैं। एक आदमी है काली पीली शहना, पता नहीं कौन है। एक वीडियो देखा था मैंने कल, और किसी पीड़ित को इतना नहीं सताना चाहिए कि जिस हिसाब से सताया जा रहा है, जिस हिसाब से अनर्गल आरोपें लगाए जा रहे हैं, ये शायद तब है जब अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर शायद ही ये अनुसूचित जाति के लोग नहीं होते तो इस प्रकार के झूठी अफवाहें नहीं फैलाई जाती। अफवाहें ये फैली गई कि एक काली पीली सेना का जो जिहादी और भड़वा है, वो कहता है कि जब धनपाल भाई के बेटी की शादी हुई तो लोगों ने चंदा दिया था। इस बात से बहुत आहत हूँ। इस प्रकार के अनर्गल, इस प्रकार के गंभीर आरोप और इस प्रकार की बेइज्जती आप कर रहे हो। समय आ गया आपका, हम इलाज करेंगे, पर उससे पहले हम भाई साहब से उस रात को क्या घटना हुई थी शुरुआत से आखिरी तक उनके मुंह से सुनते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिसको जो पता है नहीं है, अनर्गल बातें हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े भाई धनपाल जी से उस घटनाक्रम का संक्षिप्त में हमको बताएं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक पहुँचे। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ बताओ मुझे, शुरुआत से उस रात को क्या घटना हुई थी? और उससे पहले बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम लड़की के पक्ष के, हमने सुना था कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमने केतन के पिताजी को फ़ोन करके बता दिया था। और क्या क्या घटना घटी, आज संक्षिप्त में बताओ, थोड़े जोर से बोलना। जी, मुझे तो इस बारे में कोई पता बिल्कुल नहीं था। जो आजकल ये बता रहे हैं कि केतन के पिताजी को बताया गया, इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे उसी रात को, उसी सुबह को पता लगा जब उसका मुझे फ़ोन आता है। अब हमारे गढ़वाल में है ये है कि 8, 9, 10 बजे लोग इधर उधर काम धाम से थके रहते हैं। हमारी थोड़ा भेड़ बकरियां भी हैं, हम लोग उनको चुगाने का काम करते हैं। बस तो हम लोग जैसे परिवार में होते ही शाम को अपना खाना पीना बनाया और अपने अपने कमरे में सो गए। केतन इसी कमरे में सोता था, तो हम भी अपने कमरे में सो गया, वो भी अपने कमरे में सो गया। अब उसको पता नहीं रात को क्या मैसेज आता है, क्या प्रेशर उसके ऊपर था जो उसको रात अपना बिस्तर छोड़ना पड़ा। वो रात को वहाँ पहुँच गया। तो मुझे जब सुबह मेरे लड़के के फ़ोन से फ़ोन आया मेरे फ़ोन पे, तो वो फ़ोन रिसीव मेरे घर वाले ने किया। तो उसमें ऐसे मारपीट की, उसने फ़ोन पे आवाज़ सुनी है, तो वो हबड़ा के सीधा बाहर आ गए। जब उसको मारपीट रहे थे, ऐसा शोरगुल हुआ। सवेरे की बात है, सुबह 5 बजे के करीब की बात है। अच्छा। तो वो सीधा वहाँ से बाहर आ गई। तो इधर उधर वो साइड भी गई, वो सीधे पहले यहाँ कमरे में आ गई। उसने देखा वो यहाँ अंदर था नहीं। उसने फिर उस साइड गई, शायद ये साइड तो नहीं कहीं जा रखा हो। तो वहाँ से तब तो भाई भी यहाँ आ गए, दरवाजे पे आ गए। मैंने कहा ये ऐसे क्यों उठी? बस जैसे वो ये साइड आए, उसका मुँह मैंने देख लिया, उसका अजीब सा मुँह और था। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, मुझे फ़ोन दे, किसका फ़ोन है, क्या है? बस जैसे वो यहाँ पर आए, पर खोलकर से लड़का हमारा यहाँ है नहीं, हम बंटी बोलते थे उसको प्यार से, बंटी अंदर नहीं है। और खोलकर से बोला कोई पवार बोल रहा। तो मैंने पवार कौन है? उसने बोला वो वहाँ पर ऐसी मारपीट की कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है। और उसके बाद मेरे ख्याल से उसने फ़ोन काट दिया। बस घर वाले ने ये बताया मेरे को कोई खोलकर से पवार बोला। तो फिर मैंने उससे फ़ोन लिया, देखा मैंने उससे, हरी इसका नंबर बंटी का नंबर है, मेरे लड़के का नंबर है ये। फिर मैंने उसको कम से कम 19-20 कॉल वापस करने की कोशिश की। मैंने 19-20 कॉल उसको की, बस फिर उसने वो कॉल रिसीव नहीं की। फिर 2-3-4 मिनट बाद शायद उसी की कॉल मुझे वापस आती। अब जब उसकी कॉल मुझे वापस आती है तो वो बोलता है भैया आपका लड़का है कहाँ? मैंने कहा भाई जी, मैंने इन्हीं शब्दों का मैंने उसको यूज़ कर रहा था। मैंने भाई जी यार, मैंने कहा लड़का मेरा इस समय घर वाले ने जो फ़ोन रिसीव किया था तो मैंने देखा मेरा लड़का यहाँ कमरे में तो है ही नहीं, पर आप कहाँ से बोल रहे हैं? बस फिर उसने बोला मैं खोलकर से यशवीर पवार बोल रहा हूँ।
आपके लड़के मेरे पास हैं, इनके मैंने एक हाथ एक पैर तोड़ दिया है, बताओ इनका क्या करना है। बस तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने यार ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपके पास ये लड़के पहुँचे कैसे, क्या कहीं गाड़ी गुड़ी की चोरी चारी कुछ ही इन्होंने ऐसा वो तो नहीं किया कहीं पर, तो ऐसी कौन सी बात हो गई। फिर उसने सीधा फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उसको 2-3 कॉल फिर वापस करने, उसने फिर फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसी तरह वो मुझे फ़ोन करता रहा। तो भाई बताओ क्या इनका क्या करना है। फिर मेरे वही दिमाग में आया कि ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि इनका। मैंने उसको पूछा, मैंने भाई उसके पास जब आप बोलेंगे इनका, कि उसके पास कोई दूसरा तो नहीं है, कोई दो है कि वही हुए। उसने बोला कि 2 लड़के हैं, और तो मैंने वो जो लड़का उसके साथ में है तो उसका नाम पूछना, उसका नाम है क्या। बस अब जब उस लड़के ने अब कुछ डर के मारे वो नाम कोई ऐसा बता रहा था जो मेरे गांव में मैच ही नहीं हो रहे थे, तब वो उसको पूछ रहा था कि बता अपना नाम बता। उसने वहाँ से बताया कि ये अपना नाम ये बता रहा, मैं यही नाम तो मेरे गांव में मैच हो नहीं रहा। बस तब उसने उसकी कुटाई स्टार्ट की। साला तो बोल क्यों नहीं रहा, सच क्यों नहीं बोल रहा कि ये तो है कहाँ का, वो तो क्या है क्या नहीं है पता नहीं क्या पूछ रहा। उसके डंडों की आवाज़ मेरे कानों तक उसकी पहुँच रही थी, वो चिल्ला रहा था लड़का। बस जब वो चिल्ला रहा था तो तब जाके उसने अपना नाम बताया, जब उसने उसकी धुलाई कर दी फिर कि मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। जैसा उसने दिवाकर बोला वैसे मैं समझ गया कि दिवाकर तो हमारे गांव का लड़का है, वो डिमरी जी का लड़का यहाँ पर है। फिर मैंने वो फ़ोन काटा। फिर मैंने डिमरी जी को सीधा कॉल की, तो 2-3 कॉल मैंने उस डिमरी जी को किया, तो शायद उसने तीसरी चौथ कॉल मेरी उठाई सुबह। तो उसने सुबह डिमरी जी ने मुझे बोला कि यार भाई तो आज कैसे आपने सुबह फ़ोन किया। मैंने भाई मैंने फ़ोन किया पर मैंने आपका लड़का है क्या। उसने बोला मेरा लड़का ऊपर कमरे में होगा। अब मैंने कहा यार देखना जरा वो ऊपर कमरे में है कि कहीं। उसकी घरवाली भी उठ गई होगी, ऐसा उसने क्या बोला। वो मेरे ख्याल से गई ऊपर कमरे में गई, तो उसकी घरवाली ने देखा वो भी कमरे में नहीं था। अब जब वो उसकी घरवाली नीचे आई, वो रोने लगी, वहाँ पर रोने लगी कि ऐसे कैसे बोला कि तो आपका लड़का कहाँ है, ये गया कहाँ। मैंने फिर उधर डिमरी जी को बोला, मैंने उनको बोला रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कोई बात नहीं है। और मैंने कहा मुझे खोलकर से किसी यशवीर पवार का फ़ोन आ रहा कि मैंने इनके एक हाथ एक पैर तोड़ दिए हैं, अब बताओ इनका करना क्या है। तो इतने में डिमरी जी ने वो फ़ोन काट दिया। वो भी थोड़ा घबरा गए, शायद तो उनके एक मकान से उनकी थोड़ी लैट्रिन रास्ते से नीचे बना रखी है। जब मैंने अपने दिमाग वो उसमें सोचा, मैंने शायद तो वो यस बोला कि कहीं बच्चे लैट्रिन रूटिंग तो नहीं जा रहा है। तो शायद मेरे ख्याल से वो नीचे आए, लैट्रिन में देख उसी बोला होगा कि जाके देखो लैट्रिन में तो नहीं हो। तब मेरे ख्याल से गए होंगे वो वहाँ, उन्होंने देखा। फिर दिनेश डिमरी मुझे फ़ोन करता है कि भाई यार ये लड़के कैसे पहुँचे, ये कैसा हो गया, और वहाँ खोलकर कैसे पहुँचे वो लोग। बस अब क्या करना। फिर मैंने उसको बोला, मैंने भाई अब जो भी होगा तो जाना तो है, बच्चों के पास तो जाना ही है। बस फिर उसका फ़ोन मुझे आया। फिर वो मेरे लड़के को जैसे ऐसे किडनैप नहीं करते ऐसा उसको फ़ोन देता कि बुला अपने घर वालों को। उसकी वहाँ पर औरत की आवाज़ भी आ रही थी, बहुत सारा शोर वहाँ पर हो रहा था। तो तब जाके वो उसको लड़के को बोल रहा था, जब उसने सोच लिया कि अब सुबह हो गया, गांव शायद अब उठने वाला है, ऐसा ना हो। उसकी हालत जब उसने ऐसी कर रखी थी, तब उसने वो लड़के को फ़ोन दे रहा था। तब वो लड़का मुझे बोल रहा था कि पापा ये बोल रहे हैं कि आ जाओ, ये बोल रहे हैं कि आ जा, मेरे को लेने आ जा। और रो रहा था और चिल्ला रहा था लड़का। तो तब फिर मैंने डिमरी जी ने तब तक मुझे फ़ोन किया कि यार तो आप क्या करना क्या है, आप जाना तो है ही है। फिर हम यहाँ से उठे, उसकी घरवाली गई, वो डिमरी जी गए, फिर मैं था, मेरी मम्मी थी, मेरा पापा था, यहाँ से हम 3 लोग थे और दो ही वो थे। तो तब जब हम ऊपर गए पार्किंग में, जहाँ पर आप उतरे होंगे, वहाँ पर हम गए। तो वो डिमरी जी भी वहाँ से गए। जब जैसे हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक ऐसा गधेरा पड़ता है और वो स्वागत खोली बना रखी कुछ ऐसी। तो वहाँ से जैसे डिमरी जी ने अपनी गाड़ी घुमाई, तो डिमरी जी का लड़का तो तुरंत वहीं जैसे उसने गाड़ी देखी वहाँ से आज जाते हुए, तो वो तो जैसे उसके पापा ने गाड़ी घुमाई वैसे ही वहाँ पर पहुँच गया था। फिर अब डिमरी जी अपने बच्चे को थोड़ा वहाँ पर डांटने लगे, साले तेरे को वहाँ पर सुला रखा था। और मैंने जब उसका देखा वैसे यहाँ से सर फटा था उसका, और उसके सारे कपड़े खून से लथपथ हो रखे थे। फिर मैं डिमरी जी को उसको हाथ जोड़ा, मैंने यार भाई इस समय मत कर, यहाँ पर ठीक नहीं है, कहीं बच्चा कई चीज़ें। तो इतने में साहब 2-3 मिनट लग गए वहाँ पर। तो मैंने फिर उनको शांत किया। फिर मैंने दिवाकर को बोला, मैंने भाई यार ये मैंने वो कहाँ है लड़का, बोलो वो भी ऐसे बोला था कि वो आ रहा है।
इतने एक मिनट फिर अपने माँ जी और पिताजी को बोला, मैंने कहा ये लड़का यहाँ पहुँच गया, वो क्या कर रहा हो, पर मैंने देखना जरा कहाँ है वो, वहाँ क्यों नहीं आए नीचे। तब सर जो सड़क है उनकी, सड़क से मेरे माँ बाप उनके घर के रास्ते में गए, और उन्होंने अपने घर के रास्ते से मेरे ख्याल से उसको खींच कर वहाँ गधेरे पे ला रखा था। तो जब मेरे माँ जी पिताजी वहाँ पर पहुँचे तो वो उनके पास इतने मोटे मोटे डंडे थे, तो मेरी माँ जी को और मेरे पिताजी को बोल रहे थे कि आ जाओ फटाफट आ जाओ, इसको ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे भी वही हाल करते हैं यहाँ पर। अब मेरी माँ जी पिताजी ने जब उसकी हालत देखी तब मेरी माँ जी वहाँ से नीचे भाग गई सीधी, मेरे को आवाज़ मारने के लिए सड़क पे कि बेटा जल्दी आ जा, ये तो इन्होंने सीधा ख़त्म कर रखा है बस। अब जब मैंने ये सुना कि ये ख़त्म कर रखा है, कि ये चलने लायक है ही नहीं, फिर मैंने वहाँ देखा भी नहीं कि मैंने कितनी कदमों पे मैं वहाँ पर पहुँचा, मैं फिर मैं वहाँ पर सीधा ऊपर चले गए। अब मैंने जब उसकी हालत देखी वहाँ पर, तो बिल्कुल उसकी आंखों में सीधा लग रहा था मेरे को कि ये उसकी प्राण सीधा आंखों में है बस। तो मैंने गया वहाँ पर, फिर मैंने उसको जब पेट पे उठाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके हाथ पैर सीधे यूँ घूम रहे थे, इतने उन्होंने उसको हाथ पैर तो ख़त्म कर रखे थे उसके सीधे, हाथ भी ये यूँ घूम रहे थे, पैर भी सीधे ये घूम रहे थे। मैंने किसी न किसी हालत से हिम्मत बनाई, फिर मैंने उसको अपने पेट पे उठाया, उसको वहाँ तक गाड़ी तक लाया नीचे, फिर मैंने उसको गाड़ी में डाला। वो चिल्ला रहा था कि पानी पिलाओ पानी पिलाओ। फिर मैंने डिमरी जी को बोला, मैंने भाई यार तेरी गाड़ी में पानी है कहीं? उसने बोला यार कल का पानी है उसमें रखा था मैंने, वहाँ देख लिया कहीं सीट के नीचे वो। फिर मैंने वो देखी नीचे बोतल देखी, और फिर मैंने वो बोतल अपनी मम्मी को दी बस। तो जैसे उसने वो 2 घूंट पानी के पिए तब जाके वो बात बोल पाए जो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि लड़की ने मुझे साजिश से बुलाया है, उसके दादाजी ने मुझे बेल्ट से बहुत बुरा मारा है, उसके पापा ने जो हमारे दांव कूटने के यहाँ पर गढ़वाल में होते हैं उस डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा है, बहुत गंदा उन लोगों ने मुझे मारा है जी। उसके बाद सर हम यहाँ से वो उसको चौंड हॉस्पिटल में ले गए, और चौंड हॉस्पिटल में जब तक डॉक्टरों ने उसके घाव, उसके नाखून सब, ये नाखून तक उखाड़ रखे थे उसके पैरों में, ऐसा लग रहा था जैसे किल्ली ठोक रखी थी। अच्छा, इस बात पे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, जैसे मैंने भी देखा जो यहाँ पे घाव हो रखे थे ना, जी वो सरिया गर्म करके डाला था या फिर कीली ठोकी थी यहाँ पे? जी मुझे तो यही लग रहा था सर, क्योंकि जिस हिसाब से घाव हो रखे थे वो गर्म से हो रखा था। जी कि कील से ठोको तो ब्लीडिंग होती, लेकिन ये बड़े घाव नहीं सर, होते। ब्लीडिंग भी थी उसमें, ब्लीडिंग थी लेकिन घाव इतने बड़े नहीं होते। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था कि शरिया गर्म करके डाल रखा है, तो क्या आपने देखा वो क्या लगा? जी मुझे तो यही लगा कि या तो कीले ठोकी गई या तो सर ऐसे उसको कुछ ऐसा ही उसके वो की। जो ये बता रहे हैं कि जब उनके खून ब्लीडिंग ना आए ज्यादा तो जीसीबी का ग्रीस होता ना, उनकी जीसीबी वो लगाएगा इन बच्चों पे, इन लड़कों पे, जी ताकि इनको पता ना लगे कि इतना बेरहम तरीके से मार रखा। तो जैसे जख्म हुआ तो वहाँ ग्रीस लगा दिया, जी खून आ गया तो वहाँ ग्रीस लगा दिया, उस लड़के के वो सारे जगह वो कर रखा था। और एक चीज और बताओ, कोई गुप्तांग में भी डाला था क्या? जी गुप्तांग में तो सर जब एक वीडियो आपने सुनी होगी जिसमें वो बोल रहा कि तेरे लिए घोड़ा लाऊं, कौन कर रहा था? जिन्होंने मारा है वो वीडियो, वो भी वो एक वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहा कि तेरे लिए घोड़ा लाऊं। जब उसके हाथ पैर उन्होंने सीधा वो ख़त्म कर रखे थे, अभी सुनाऊंगा मैं आपको वो वीडियो। तो वो बोला उसमें कि तेरे लिए घोड़ा लाऊं, वो बोला अंकल जी मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मुझे लैट्रिन लग गई है। फिर जब उन्होंने उसको हाथ पैर मेरे ख्याल से उसके ख़त्म कर दिया, तब वो उठाने की कोशिश कर रहे थे मेरे ख्याल से उसको, तो तब उन्होंने ये जगह इन जगहों पे सीधा लात घुसा उसकी छाती। जब 4 लोग थे तो जहीं उनका मन किया वो उन्होंने वहीं मारना स्टार्ट किया बस। तो तब हम उसको चौंड तक ले गए। चौंड तक जब तक डॉक्टर उसके घाव ये चीज़ नाखून जो उखड़े रखे थे उनकी जब तक वीडियोग्राफी कर रहे थे, और जब तक डॉक्टर ने ग्लूकोज इत्यादि चढ़ाए तब तक उसने दम तोड़ दिया। चलो आप टेंशन मत लो, हम साथ खड़े हैं आपके तन मन धन से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब वहाँ पर जब हमारे छोटे भाई केतन ने जब अपनी अंतिम सांस ली, उसके बाद मतलब कौन कौन खड़े थे आपके साथ? जी वहाँ पर तो उस टाइम मैं था, मेरी मम्मी थी, मेरा पापा था, और गाड़ी वाले डिमरी जी थी जी, बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ थे। अच्छा, एक बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि केतन दारू पी के गया था। केतन भाई कभी दारू पीते थे क्या? नहीं सर, अभी उसके टीचर लोग यहाँ पर आए थे, ये लोग यहीं पर थे, टीचर उसके सारे टीचर लोग। नहीं जैसा आप बाप हो जी, चल लग जाता पता कि मेरा लड़का पीता है, खाता कुछ सबको पता चल जाता है। कभी पिया था उसने? 17 साल का था। नहीं सर नहीं,
अभी 17वीं उसको पूरा नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था, मुझे पता है। अगले महीने उसका जन्मदिन था 21 को जी। तो आपने को जो भी आपको सबूत दिखे होंगे, कोई मैसेज दिखा होगा, मतलब लड़की ने बुलाया था कॉल करके या मैसेज करके बुलाया था उसको? जी वो फ़ोन का तो मुझे लोग मालूम नहीं था सर। मैंने काफ़ी कोशिश इन बच्चों को भी पूछा, सभी उसके जो यार दोस्त थे उनको काफ़ी पूछने की कोशिश की, किसी को इसका लोग मालूम है, तो उसका लोग हमें मालूम नहीं था। उसका लोग जो मालूम होगा सर वो ये एक तो उसी लड़के को था और एक उसी को मालूम होगा जो उससे फ़ोन करवा रहा था, जसवीर पवार जी। तो आपको कभी इसके बारे में सनसनीखेज पता था कि मेरा लड़का उस लड़की से बात करता है, कुछ था पता आपको? नहीं सर, वो तो मुझे बिल्कुल कहीं ऐसा मालूम नहीं था कि लड़का मेरा ऐसा है। वो किसी के मुंह पर देखने, अभी वो टीचर क्या बोलता कि किसी के अगर हम डांट भी देते थे। लड़का गलत नहीं था, लड़का हमारे यहाँ कभी लड़के ने कभी हमें सर उठा के बात नहीं करी सर। टीचर्स एक माँ बाप होते हैं और माँ बाप के साथ ही टीचर्स भी उतने ही वो होते हैं बिल्कुल। जब टीचर का फीडबैक ऐसा है कि हमारा ये बेटा कभी गलत नहीं था, कभी दारू नशा वगैरह हमने कभी नहीं सुना इस बेटे के। एक लड़का वो कलाकार भी था सर, मतलब एक बेटा होने से वो छोटा एक कलाकार जी, थोड़ा बहुत कर रहा था वो अपने बैंड वगैरह में कभी कुछ चीज कार्य करता था, अपनी आजीविका चलाने। जैसे आजकल जौन सारी बैंड चल रहे हैं उसके थे, गया था वो 1-2 बार। वो लोग मुझे बोलते थे कि अंकल जी आपका बेटा अगर कुछ आपके बेटे के साथ होगा तो हम उसके साथ में हैं, आप क्यों रोकते हैं, हम उसको अपना खर्चा भी चला लेगा तो बहुत वो है, अपने कपड़े कुपड़े उन्हीं जो जूता चप्पल जो भी था उसका शौक में उन्हें पूरा करता था। अपने बाप पे दबाव नहीं, मेरे ऊपर किसी का भी उसने ये दबाव नहीं किया कि पापा मुझे आज इतना पैसा चाहिए, ये किया सो किया। कभी यार वो गाँव में इधर उधर डीजे पे भी चले जाता था लड़कों के साथ, वो अपना खर्चा पर्चा वो हमें भी दे देता था थोड़ा बहुत जी। अच्छा, आप क्या काम करते हो? जी मैं तो कभी लेबर काम करता हूँ सर, और बात बाकी हमने बकरी बुकरी रखी है। अगर कभी 4 दिन मेरे मम्मी पापा चले जाते तो 4 दिन मेरी वाइफ और मैं चले जाता था चुगाने को। अच्छा। बात बाकी हमने भैंस भूस रखी थी, उसी में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अच्छा, तो अब घर की मतलब आमदनी कैसी चल रही है क्या? सर घर की आमदनी क्या चल रही है सर, इतने दिन बैठा हूँ, बात चल ही रही है। अब आप हमारे भाई बंद लोग जो यहाँ पर हैं वो कुछ ऐसे कोई राशन ला रहा, कोई सब्जी ला रहा, कोई कुछ कर रहा है जी। अच्छा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से आप क्या इस हत्याकांड पर क्या आपकी मांग रहेगी, क्या आप चाहते हो? जी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से तो साहब हमने काफ़ी उम्मीद शुरू में काफ़ी उम्मीद रखी थी, बस पर अभी भी हमें थोड़ा अभी भरोसा है हमें कि शायद वो कुछ करेंगे। बाकी शासन प्रशासन पूरा लगा है। अच्छा, आप हत्यारों को किस प्रकार की सज़ा चाहते हो, क्या मांग है आपकी? कि जैसा सर उन्होंने मेरे बेटे को तड़पा के मारा है, जैसा लोग बोल रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा तो उनको बहुत कम है कि वो फांसी लगाएंगे और जला जाएगा, उनको सालों को सीधा लटका देगा, वो झटके में हो जाएगा। ऐसे ही उनको भी मौत मिलनी चाहिए जैसा उन्होंने मेरे बच्चों को रात भर तड़पा के मारा। वो जो उनके पास पानी गर्म करने की रॉड है उनसे उसको जलाया गया। मैंने जब वहाँ पर चिता जल रही थी, कुछ लोग बोले थे उसको गुप्तानों तक उन्होंने बहुत बुरे हाल उसके कर रखे थे। अच्छा, एक प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, गुप्तांगों में भी क्या सरिया डाली थी क्या आपने? जी लोग जो वहाँ पर गए थे, आपने पूरी कपड़े को हटाकर आपने पूरा शरीर देखा? जी कि मेरे को कहाँ थे वो इतनी होश, तो मेरे को सर दे मैं उसके हालत से तो मैं बिल्कुल इतना पागल हो गया था कि लोगों को इधर उधर जवाब देना, कोई मीडिया वाला कोई कुछ, तो कहाँ से उस टाइम कहाँ से कर पाता ये चीज़। और जब उसकी चीता चली थी तब लोग जो वहाँ पर थे लोग, तब लोग बोल रहे थे कि भैया उसके गुप्तानों तक इतनी बेरे में से कर रखा था कि बहुत ज़्यादा। आप साथियों देख रहे हो कि इस पहाड़ में जातिवाद को लेकर, छुआछूत को लेकर, भेदभाव को लेकर इतनी बड़ी बर्बरता निर्ममता से हत्या कर दी गई एक गरीब परिवार का लड़का। और ये हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि दलित था और अनुसूचित जाति का था, अगर क्या शब्द ही नहीं देते। डिमरी नाम का लड़का, उसको सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि चोटें आई हैं, लेकिन इतनी बर्बरता निर्ममता से नहीं मारा, नहीं सर, उसको हत्या नहीं करी जितनी केतन ने करी। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मारा उस लड़के को भी, लेकिन जितनी बर्बरता निर्ममता क्रूरता केतन के साथ दिखाई उतनी नहीं दिखाई। आपको सबसे पहले इतना अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी के साथ भी कुछ भी बर्बरता निर्ममता कर दोगे? पुलिस प्रशासन, न्याय है हमारे संविधान में लिखा हुआ, संवैधानिक देश है।
आपको पुलिस को टेलीफोन करके पुलिस को बुलाना चाहिए था, पुलिस के हवाले करके पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करती। लेकिन तुमने इस वजह से मार दिया कि एक अनुसूचित जाति का लड़का तुम्हारे घर के अंदर कैसे घुस गया। और ये तुमने तमाम साजिश के आधार पर साजिश रची। केतन भाई को अगर पता होता कि अभी मेरी मृत्यु की जा मतलब मृत्यु होने वाली है, अभी मेरी हत्या होने वाली है, तो नहीं जाता। केतन अपने प्यार के लिए जब उसकी गर्लफ्रेंड ने बुलाया तो गया भाई, मैं भी होता मैं भी जाता, सब जाते। लेकिन केतन को ये नहीं पता था कि इस कॉल के पीछे क्या साजिश क्या रंजिश रची जा रही है। ये जो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव का जो कीड़ा तुम लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है ना, जब तक इसको खत्म नहीं करोगे तब तक इस प्रकार के जो हमारे अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग हैं, इनको मजबूरन कुछ न कुछ अपना अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू नहीं है, हिंदू बहुत सारे अलग अलग जातियों में बढ़ चुका है, विभाजित हो चुका है, तो हिंदू एक नहीं हो सकता है। इस पिता की दर्द पीड़ा वो इंसान समझ सकता है जो इनकी जगह रहकर खुद को समझे। एक घर का चिराग तुम दरिंदों ने बुझा दिया है, जो इस पिता का सहारा था कि भाई लड़का बड़ा हो चुका है, लड़का कमाएगा, मेरा सहारा है, लेकिन तुम लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। सोचने का विषय है, इतना पहाड़ में इतना जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत का जैसा मामला आए दिन हमारे समक्ष आ रहे हैं। मैं इस परिवार को इस प्रकार की सांत्वना देता हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार की मैं सांत्वना, इस प्रकार का आश्वासन देता हूं कि इनका जो कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस मैं लड़ूंगा और इन दरिंदों, इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जितनी हैसियत मेरी होगी, उस हैसियत के अनुसार मैं इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी उत्तराखंड के सम्मानित देवतुल्य जनता और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं, जिसमें आप सभी देश के सभी जिनके अंदर इंसानियत है और खासकर अनुसूचित जाति के लोगों से भी मेरा अनुरोध है, आप लोग भी बढ़ चढ़कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि पूरे देश में अगर ये वीडियो फैलती है, पूरे देश में वीडियो अगर हर व्यक्ति के कान तक ये वीडियो जाती है, तो क्या पता सभी लोग हमारे छोटे भाई केतन हत्याकांड मामले में आवाज उठाएंगे और कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है। विगत दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, विनोद कश्यप बैरागी वाला विकासनगर में हत्या कर दी जाती है मुसलमानों द्वारा, और यहाँ पर हमारे छोटे भाई केतन की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दोनों की हत्या हुई। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बैरागी वाला विनोद कश्यप के हत्यारों के निजी संपत्ति को 24 घंटे के भीतर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कर दिया, और यहाँ पर देवल गांव में उन हत्यारों के संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। फिर आप कहते हो कि भेदभाव नहीं हो रहा, इससे बड़ा क्या भेदभाव होगा? असली भेदभाव तो यही है। देखिए, हम इस समाज को बिल्कुल बांटना नहीं चाहते हैं, हम चाहते कि हिंदू बन के रहे, लेकिन हिंदू को हिंदू नहीं बने रहने दे रहे हो आप जैसे लोग। विगत दिनों एक वीडियो मैंने देखा था, कोई एक महिला है जो चरित्रहीन है। इस चरित्रहीन महिला के बारे में मैं थोड़ी देर बाद दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से तुम लोगों ने पूरी जी जान लगा दी इन हत्यारों को, इन दरिंदों को बचाने के लिए, ऐसी आवाज, ऐसी भीड़ अगर तुम लोग हत्यारों के खिलाफ होते तो इस प्रकार के जघन्य अपराध भविष्य में नहीं होते, मानवता बनी रहती। लेकिन तुमने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक कहता है कि हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, एक ढोंगी कहता है कि हत्या के मामले में 4 साल जेल में रहेंगे, फिर 4 साल बाद बाहर आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे। ये सरासर कानून व्यवस्था के ऊपर चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कानून व्यवस्था हमसे बड़ी थोड़ी है। मैं बता देना चाहता हूं, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने पूरा कानून व्यवस्था को लिखा हुआ है, हर अनुसूचित जाति का आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार हो चुका है। तुम जैसे अराजकता, तुम जैसे असामाजिक तत्वों के लोगों का अब बुरा दिन शुरू हो चुका है। अभी भी समय है, हिंदू को हिंदू बना रहने दो, हिंदू को हिंदू रहने दो, हिंदू को जातियों में मत बांटो, वरना अंजाम बहुत बेकार होगा। और मैं फिर से हमारे केतन भाई, छोटा भाई जिसकी निर्ममता बर्बरता से हत्या कर दी गई थी, और उनके पिता धनपाल लाल भाई साहब के साथ हम खड़े हैं, और इनकी जो भी कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ी जाएगी उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं जहां तक हो पाएगा बिल्कुल मैं लड़ूंगा निःशुल्क होकर, और इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने में अपना अहम योगदान निभाऊंगा। तो साथियों, आज मैं आया था हमारे छोटे भाई केतन के
परिवारजनों से मिलने। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर एक भरोसा दिलाने आया हूँ कि मैं भी आपका बेटा समान हूँ। एक इंसानियत होने के नाते इस कानूनी प्रक्रिया में लड़ाई लड़ने के लिए जितनी मेरे से हो पाएगा, इस कानूनी प्रक्रिया को लड़ूंगा और इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का कार्य करूँगा।